नमस्कार। अच्छे दिन की आखिरी उम्मीद। देखते देखते मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी सत्र आ गया है। 31 जनवरी से नया जो ये आखिरी बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है और 1 फरवरी को इस सरकार का आखिरी बजट कहे कि अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। और अंतरिम बजट को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि ये चुनाव से पहले का ऐसा बजट है जिसको लेकर हम उम्मीद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस बजट में जो कुछ अनाउंस होगा वह लागू तो नहीं होगा, लेकिन उससे एक आने वाली सरकार का एक जो है रोड मैप जरूर दिखाई देगा। और मोदी सरकार क्या रोड मैप देकर अपनी सरकार के लिए क्या वो वापस कर रही है, तो किस रोड मैप पर वो काम करेगी, या जो नई सरकार आएगी उसके लिए किस तरह के चैलेंजेस देकर जाएगी, ये इस बजट सत्र में तय होगा। यानी 1 अप्रैल को जब पीयूष गोयल देश के वित्त मंत्री, जो प्रभारी वित्त मंत्री हैं, चूंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली अभी इलाज के लिए अमेरिका में हैं और पीयूष गोयल ही इस बजट को पेश करेंगे, तो पीयूष गोयल जब इस बजट को पेश कर रहे होंगे तो देश की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि इस बजट से, इस अंतरिम बजट से उसको क्या मिलने वाला है। यानी ये बजट जो अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि ये चुनावी साल में पूरा बजट पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जिसमें कि पूरे 1 साल के लिए, 1 वित्तीय वर्ष के लिए पूरा बजट पेश किया जा सके, क्योंकि इस सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी इसी मई में, आखिरी मई में ख़त्म हो जा रही है और 16वीं लोकसभा का समापन हो जाएगा और मई के आखिरी हफ्ते में नई सरकार शपथ लेगी और वो नई सरकार आकर आगे आने वाले समय में पूर्ण बजट पेश करेगी। तो ये इस बजट का महत्व है, आखिरी अंतरिम बजट का महत्व है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। तो ये मौजूदा कार्यकाल जो है इस सरकार का 31 मई तक लगभग समाप्त हो जाएगा। और स्क्रीन पर नज़र रखिएगा। इस वक्त मैं स्क्रीन पर जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख पाएंगे, क्योंकि ये बजट है, इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो लोगों को, बहुत सारे सेक्टर्स को जो उम्मीदें हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि इससे यूथ को कितना एक्सपेक्टेशंस हैं और महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं। कृषि क्षेत्र को लेकर खास तौर पे बहुत सारी बातें हो रही है। कृषि क्षेत्र में बहुत तरह की दिक्कतें हैं इस वक्त और चुनावी मुद्दा भी है, चुनावी साल भी है, चुनाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चैलेंज है पीयूष गोयल के लिए, जो वो बजट जिन्होंने जो तैयार किया अंतरिम बजट, उसमें किस तरह की बातें रखें, कैसे देश के सामने उस अंतरिम बजट को पेश किया जाए, देश को कैसे एक उम्मीद बना के छोड़ा जाए कि अगली बार अगर उनकी सरकार आती है इस आधार पे तो वो आगे किस तरह से आगे का रास्ता तय करेंगे। और किस तरह से बजट जो होता है, बजट में सिर्फ जनता के लिए सिर्फ उम्मीदें और घोषणाएं नहीं होती हैं, बजट में इस बात की चर्चा भी होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से चली थी और कहाँ तक पहुँची है। तो निश्चित रूप से बजट इस बजट में इस पर भी हमारी निगाह रहेगी कि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसकी वजह से अर्थव्यवस्था इस वक्त कहाँ पे आकर खड़ी है। तो ये जो है इस बारे में जो है पूरा 1 फरवरी को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उसमें क्या है। जो बजट जब हम पेश कर रहे होते हैं तो देश के सबसे ज़्यादा जो जिस तबके को इस बजट का इंतजार होता है वो है वेतनभोगी तबका। वेतनभोगी तबका इस बजट का सांस रोक कर इसलिए इंतजार करता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि उसकी जो कमाई है उस पर उसको कितना टैक्स देना होगा। तो इस बार जो ये पूरे 4 साल का कार्यकाल, ये 5 साल का मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें टैक्स पेयर्स को किस तरह क्या लेवल आया। अभी जो हमारा लेवल है, हम 2.5 लाख तक जो है सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये अभी तक का टैक्स स्लैब बनाया हुआ है उसके हिसाब से है। उसके अलावा 1.5 लाख रुपये जो है पीएफ, हाउस लोन और मेडिक्लेम पर जो आपको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे आपको छूट मिलती है। यानी आप अगर 4 लाख रुपया कमाते हैं अभी मौजूदा स्थिति में, जो नीचे वाला स्लैब है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो 4 लाख वालों को किसी तरह का टैक्स देने से उसको राहत मिल जाती है। अब क्या होने वाला है, क्या ये इस बार जो अनाउंसमेंट होगा सरकार ये अनाउंस कर पाएगी? क्या ऐसे अनाउंसमेंट अंतरिम बजट में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये सरकार जो कह रही थी कि इसको पूर्ण बजट के तौर पे पेश किया जाएगा, यानी सरकार कोई रास्ता निकाल रही है ताकि वो ऐसा कोई एक बेनिफिट टैक्स पेयर को दे सके? तो ये उम्मीद जो की जा रही है वो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये सरकार कह रही है कि टैक्स पेयर को राहत देने के लिए एक पूर्ण बजट के तौर पर इसको हम पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये ऐसा हो पाएगा, ऐसा लागू हो पाएगा। अंतरिम बजट में इस तरह की
संभावनाएं नहीं के बराबर रहती हैं। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो सरकार आके, जो वित्त मंत्री आके जो अनाउंस करेंगे, वो ऐसी संभावना है कि 5 लाख तक की आमदनी, यानी कि 3.5 लाख तक इस स्लैब को, 2.5 लाख वाले स्लैब को, जो सबसे निचला स्लैब है, उसको ले आकर 3.5 लाख कर देंगे और 1.5 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन आगे भी जारी रह सकता है। यानी 5 लाख तक की आपकी कमाई जो है टैक्स मुक्त रह सकती है। एक ऐसा इंडिकेशन इस इंटरिम बजट में वित्त मंत्री हमको दे सकते हैं। तो ये एक टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें गरीब जो है सवर्णों को जो राहत मिली है टैक्स से, उसमें ये कहा गया है कि 8 लाख तक जिनकी आमदनी है सालाना, वो इस टैक्स राहत का लाभ उठा पाएंगे, वो इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। तो 8 लाख जब उनके लिए है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस स्लैब को जो अभी 2.5 लाख पर है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर बढ़ाया जाए। तो ये 2.5 लाख से इसको 5 लाख तक करने के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 5 लाख तक हो जाएगा। तो एक सिमिलैरिटी रहेगी, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये एक स्लैब जो है इस लेवल पे लेके जाएंगे। उसके बाद जो किसानों का मामला है, किसानों को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि किसान इस देश के परेशान हैं और किसानों को इस सरकार ने किसानों की आमदनी को 2022 तक डबल करने की बात कही है, बार बार कही है। और इसके बावजूद बहुत सारे उपाय किए गए और देखा यह गया कि किसानों के लिए जो आय दोगुनी करने का ऐलान हुआ, उसके बावजूद किसानों की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। कर्ज माफ़ी जो है उसकी वजह से किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में तो सरकार जो बनी थी वो कर्ज माफ़ी का बहुत बड़े ऐलान के बाद सरकार आई थी और कर्ज माफ़ी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान भी बहुत राहत में नहीं हैं। और देश में और भी कई राज्यों में इस तरह के राहत देने की कोशिश हुई किसानों को, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। आज की तारीख में ये डिबेट बहुत बड़े स्तर पर चल रही है कि क्या ये कर्ज माफ़ी किसानों को राहत देने का कोई रास्ता हो सकता है। तो कर्ज माफ़ी की वजह से भी राहत नहीं मिली है। अब जो बात आ रही है कि फसलों की खरीद और जो उसके मूल्य में सुधार का जो उपाय किया गया था, उसको लेकर भी कोई जैसे समर्थन मूल्य जो इस सरकार ने, मोदी की सरकार ने समर्थन मूल्यों को लेकर एक थोड़ी संजीदगी दिखाई, कई बार उसको एक रैशनल लेवल पर लाने की कोशिश की गई, उसका भी बहुत असर दिखाई नहीं दिया। और इसके बावजूद देखा यह गया कि किसानों को राहत नहीं मिली है। तो किसान एक आंदोलन के शक्ल में पूरे देश में इधर उधर, अब मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, और दिल्ली में बहुत बड़ी किसान रैली हुई और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, देश भर के किसान दिल्ली पहुंच गए। तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव है कि कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाए। तो अब जो बात आ रही है कि कृषि क्षेत्र में बजट आवंटन को जो है तो को कैसे मैनेज किया जाए, क्या बजट बढ़ाने से होगा, या एक जो बात आ रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, इसको लेकर जो ख़ास तौर पे जो है वहाँ पे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो एक सिस्टम पे गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या उस सिस्टम को लागू किया जाए, इसको लेकर बड़ी बात हो रही है। और इसके मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री लगातार इसको लेकर कहते रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट अनाउंसमेंट में आपको पीयूष गोयल ऐसी कोई खुशखबरी किसानों के लिए लेकर आए, जिसमें ये टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट किसानों के खाते में, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके खाते में ये मनी ट्रांसफ़र होगी, ताकि किसान खेती के लिए अपनी ज़रूरत के सामान, ज़रूरत के खाद, ज़रूरत के उपकरण या आदि खरीद सकें। ये अमाउंट जो है अभी जो आकलन आ रहा है, तो ये आकलन जो है 7,000 के आसपास आ रही है। तो किसान इसको लेकर निश्चित रूप से बजट पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए हैं कि इस अंतरिम बजट से उनको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्या करने वाले हैं, इसको लेकर उनकी नज़र है। अब हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका को आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार उनको उज्ज्वला योजना के तहत लाभ देने की एक दावा करते रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो है मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। वो उज्ज्वला योजना के तहत जो मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, उससे एक राहत मिली है, लेकिन क्या और भी महिलाएं वंचित रह गई हैं इससे? उनको कैसे राहत मिलेगी और क्या महिलाओं के और दूसरे तबके को कैसे राहत मिल सकती है? जो महिलाओं को पिछले कई बजट में महिलाओं को थोड़ी राहत देने के लिए ईपीएफ में जो है उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम करके जो है रखने का, जो पुरुषों के लिए जो कंट्रीब्यूशन लेवल था परसेंटेज का, उसका उनको कम किया गया, ताकि उनको अपनी सैलरी का अधिक हिस्सा मिल जाए और वो उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये एक राहत पहले मिल चुकी है। उस राहत को क्या बढ़ाने की कोशिश होगी या उसके अलावा कुछ करने की होगी बात। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है और इसको लेकर एक निश्चित रूप से सरकार के पास एक चिंतन है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो मैटरनिटी लीव के दौरान जो है उनको जो सैलरी मिलती है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए।
एक ये प्रपोजल विभाग की ओर से, महिलाओं का जो विभाग होता है उसकी ओर से सरकार को और वित्त मंत्रालय को गया है। चूँकि वित्त मंत्रालय बजट बनाते हुए अपने संबंधित विभागों के बहुत सारे प्रपोजल्स पर विचार करता है और बहुत सारे सेक्टर्स के साथ सीधी बातचीत करता है वित्त मंत्रालय। ये एक लगातार प्रक्रिया रहती है और उस प्रक्रिया से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि अगर महिलाओं को मैटरनिटी लीव के दौरान, जो आमतौर पर अब 6 महीने का हो गया है, 6 महीने की उनकी आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो एक बड़ी राहत होगी और निश्चित रूप से इसका एक चुनावी लाभ भी मिल सकता है मोदी जी को। तो ये इसकी कोशिश है और इसके एक संभावना जताई जा रही है महिलाओं को लेकर। तो ये, और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन में जो है महिलाओं को शिक्षा को जो है को लेकर जो है फीस घटाने को लेकर एक प्रस्ताव है जिस पे शायद कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। ये एक संभावना है, बड़ी संभावना है। उसके अलावा नया कारोबार शुरू करने के लिए महिला कारोबारियों को सस्ते लोन मिल सकते हैं। ये एक प्रपोजल है और मुमकिन है इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाए तो एक इंडिकेशन इस अंतरिम बजट में ही इसके इंडिकेशन मिल सकते हैं और ये एक बड़ी राहत होगी महिलाओं को, जिसका एक महिला तबके को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अब यूथ जो है, महिलाओं के बाद जो है सबसे बड़ा वोटर वर्ग है, यूथ है, जिसने पिछले 2014 में मोदी जी को बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा था और उनको सत्ता में लाके इतनी मजबूती के साथ बिठाया है। तो निश्चित रूप से इस बजट में 2019 के अंतरिम बजट में यूथ के लिए किस तरह की चीज़ें रह सकती हैं, उसकी संभावना क्या है, उसको लेकर हम बात करते हैं। क्योंकि विपक्ष और ख़ास तौर पे ये बहुत ही लंबे समय से डिबेट चल रहा है कि जो नौकरी के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। बेरोजगारों को नौकरी की एक बड़ी संभावना देखी जा रही थी, उस नौकरी की संभावना को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से इस सरकार इस अंतरिम बजट में ही सही सरकार जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश करेगी, कोई ऐसी नीति और उसका एक रोड मैप सामने रख सकती है। क्योंकि इस बजट में सिर्फ ऐलान नहीं होता है, एक ऐसा प्रपोजल के तौर पर चीज़ रखते हैं। सरकार एक रोड मैप रखती है कि हम इस दिशा में काम करेंगे और ऐसा इसका एक सकारात्मक असर मिल सकता है, उसका एक सकारात्मक मुझे लाभ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से युवाओं को इसमें नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए कुछ सुधारात्मक उपाय की बात हो सकती है। और नौकरी बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर, चूंकि ये बात भी पूरे डिबेट में आई कि नौकरियों की संख्या बहुत सीमित रह गई है, इसीलिए भी हाल में जब आरक्षण गरीबों को, जो कम आमदनी वाले हैं उनको आरक्षण की बात हुई सवर्णों को, तो ये बात बहुत चर्चा में थी। राज्यसभा में और लोकसभा दोनों सदनों में जब चर्चा हुई तो बहुत सारे सांसदों ने इस बात को रखा कि आप नौकरी के लिए, आपके पास उसकी नौकरी की संभावना ही कम है, तो नौकरी की संभावनाएं बढ़ाने को लेकर भी इस बजट में, अंतरिम बजट में ऐसी कोई योजना या घोषणा जो है या एक रोड मैप जो है हमारे सामने आ सकता है। उसके अलावा जो है मध्यम और लघु और सूक्ष्म उद्योगों में, चूँकि उनको बड़े उद्योगों से जो कंपटीशन करना पड़ता है उनके लिए और बड़े उद्योगों के लिए नियमों में कोई खास अंतर नहीं है, एक समान अंतर में दोनों काम करते हैं। निश्चित रूप से इससे मध्यम और लघु उद्योगों को और सूक्ष्म उद्योगों को बड़ी दिक्कत हुई है और इनकी दिक्कतें तो उससे भी हुई है जो नोटबंदी की वजह से और जो GST लागू करने की वजह से, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस उद्योग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाभ देकर कोशिश ये है कि इस सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं पैदा की जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो है आज यूथ को लेकर। उसके अलावा उद्योगों को राहत कह सकते हैं कि एक जो कॉरपोरेट जो है काम करता है बड़े लेवल पे, उसको कैसे विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है मोदी जी पर कि सूट बूट वाली सरकार है, तो उद्योगों को कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है। तो उद्योगों के कॉरपोरेट टैक्स में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एक मुद्दा बनेगा चुनाव में, इसलिए मुझे लगता है कि इस ओर से थोड़ी अभी ज़्यादा सरकार जो है दिलचस्पी नहीं दिखाएगी और कॉरपोरेट को हो सकता है कि अभी इंतज़ार करना पड़े, उनके लिए कोई बहुत बड़ी राहत अंतरिम बजट में दिखाई नहीं देती है। लेकिन निश्चित रूप से जब सरकार द्वारा जो है सत्ता में आती है या फिर नई सरकार बनती है तो निश्चित रूप से कॉरपोरेट के जो ग्रीवांसेज हैं, कॉरपोरेट के जो कंसर्न्स हैं, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर इस बजट पर हमारी नज़र है, उद्योगों की नज़र है, महिलाओं की नज़र है, यूथ की नज़र है और तमाम लोगों की नज़र है।
और वेतनभोगियों की नज़र है। तो इस बजट को देखना ये होगा कि ये बजट आम लोगों को कैसी राहत देता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ पर लेके जाता है। चूँकि देश की अर्थव्यवस्था अभी ऐसे मुहाने पर खड़ी है, ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ हमारे सामने लगातार कई चुनौतियाँ हैं। उसको वित्तीय घाटे को लेकर है और तरह तरह की चैलेंजेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मंदी है उसका भी मुकाबला हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे चैलेंजेज हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि 1 फरवरी को जब ये अंतरिम बजट आएगा तो उसमें कुछ झलक ऐसी मिलेगी कि लोगों को राहत मिले और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक कोशिश के तौर पे कुछ ऐसे ऐलान, ऐसे रोड मैप हमें दिखाई देंगे। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।